हेलो तो नमस्कार दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग बिल्कुल मस्त होंगे। आज हम लोग दोस्तों जो है फिजिक्स के अंतर्गत गति यानी मोशन चैप्टर को लेके आए हैं, जिसके अंतर्गत मैं आप लोगों को गति और गति के प्रकार, इसमें चाल, वेग, दूरी, विस्थापन, त्वरण, संवेग, न्यूटन के गति विषयक नियम, गुरुत्वीय त्वरण आदि इनके अंतर्गत मैं इस चैप्टर के अंतर्गत कराने वाला हूं। और वीडियो के लास्ट में मैं इसी चैप्टर से संबंधित प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो कि आपके रेलवे के एग्जाम में गति से संबंधित पूछे गए हैं। तो आप लोग दोस्तों वीडियो के लास्ट तक बने रहें। चलिए यहां पे अब हम लोग बात करते हैं यानी गति या मोशन की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि प्रत्येक वस्तु जो भी हमारे चारों ओर स्थित है, या तो गति की अवस्था में है या तो विराम की अवस्था में है। यानी जो भी वस्तु हमारे चारों ओर जितनी भी वस्तुएं दिखाई देती हैं, वो या तो गति की अवस्था में है या तो विराम की अवस्था में है। कहने का मतलब है विराम तथा गति दोनों स्थितियां समय तथा प्रेक्षक के सापेक्ष होती हैं। यानी विराम और गति की जो दोनों स्थितियां हैं, ये समय तथा प्रेक्षक के सापेक्ष होती हैं। प्रेक्षक का मतलब होता है दृष्टा यानी ऑब्जर्वर, जिसकी दृष्टि से देखा जाए, वस्तु को जिसकी दृष्टि से देखा जाए। और सापेक्ष का मतलब होता है रिलेटिव, यानी समय और प्रेक्षक को ये क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है। तो इतनी बातें समझ में आ गई। अब हम लोग बात करते हैं गति की, यानी गति क्या होता है। चलिए देखते हैं। कह रहा है यदि समय तथा प्रेक्षक की स्थिति के सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो रहा हो, यानी समय तथा प्रेक्षक के सापेक्ष यदि किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो रहा हो, तो वस्तु किस अवस्था में है, गतिशील अवस्था में है। और इसी प्रक्रिया को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, गति कहते हैं। कहने का मतलब यदि समय के साथ साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो रहा हो, तो वस्तु किस अवस्था में है, गति की अवस्था में है। अब हम लोग जैसे देख लेते हैं एग्जाम्पल कैसे क्या है। कह रहा है चलते हुए वाहन। अब चलता हुआ वाहन अगर आप देखेंगे तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाता है। इसका मतलब है कि वो किस अवस्था में है, गति की अवस्था में है। झरने से गिरता हुआ पानी, झरने से पानी भी गिरता है तो हमको पानी जो है वो किस अवस्था में प्रतीत होता है, गति की अवस्था में होता है। बादलों का आकाश में तैरना, आकाश में बादल भी तैरते हैं तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं तैरते हुए, तो हम कह सकते हैं कि बादलों का आकाश में तैरना भी किस अवस्था में है, गति की अवस्था में है। तो आप आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं विराम, यानी विराम को हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्ट। रेस्ट का मतलब ही होता है दोस्तों जो स्थिर हो, एक जगह पर स्थिर हो, हिले डुले ना। जैसे देखिए कह रहा है यदि समय तथा प्रेक्षक की स्थिति के सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा हो, यानी किसी वस्तु की स्थिति में समय तथा प्रेक्षक के सापेक्ष परिवर्तन नहीं हो रहा हो, तो वह वस्तु की विराम अवस्था कहलाती है। कौन सी अवस्था कहलाती है, विराम अवस्था कहलाती है। कहने का मतलब है कि समय के साथ साथ वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो वो उसकी विराम अवस्था कहलाती है। जैसे एग्जांपल देख लीजिएगा, मेज पर रखी पुस्तक। अब मेज पर रखी पुस्तक है और समय चल रहा है, लेकिन पुस्तक जो है अपने एक जगह से दूसरे जगह पर परिवर्तित नहीं हो रही है, वो अपने ही मूल जगह पर विराजमान है। इसका मतलब कि क्या, वो किस अवस्था में है मेरे भाई, विराम की अवस्था में है। पेड़ पौधों का एक जगह स्थिर रहना। अब पेड़ पौधे आप लोग देखते ही होंगे, आप लोगों के चारों तरफ तो हैं ही पेड़ पौधे, देखते होंगे कि पेड़ पौधे भी एक जगह स्थिर है, यानी वो समय के साथ अपनी स्थिति को परिवर्तित नहीं कर पाते हैं, अर्थात पेड़ पौधे भी किस अवस्था में है, विराम की अवस्था में है। चलिए देखते हैं। परंतु ये विराम तथा गति हमारे सापेक्ष होती है। किसके सापेक्ष होती है, हमारे सापेक्ष होती है। हमारे सापेक्ष का मतलब क्या है कि जो ऑब्जर्वर है यानी दृष्टा है या प्रेक्षक है, उसके सापेक्ष ये बातें होती हैं। ये आवश्यक नहीं है कि जो वस्तु हमारे लिए विराम या गति की अवस्था में है, वो किसी अन्य दूसरे के लिए भी विराम या गति की अवस्था में होगी। कहने का ये मतलब है कि जो वस्तु
हमारे लिए गति की अवस्था में है या विराम की अवस्था में है, ये आवश्यक नहीं है कि वो दूसरे व्यक्ति के लिए भी गति की अवस्था या विराम में की अवस्था में होगी। जैसे आप लोग ये देख लीजिए, आप लोग सपोज करिए आप ट्रेन से जा रहे हैं, अब ट्रेन में आप बैठे हैं और आपका ट्रेन में एक साथी भी बैठा है, और कोई जो है ट्रेन के बाहर खड़ा हुआ व्यक्ति है। अब जो बाहर खड़ा हुआ व्यक्ति है वो ट्रेन को देखेगा तो ट्रेन उसको किस अवस्था में दिखाई देगी? गति की अवस्था में दिखाई देगी। ट्रेन क्योंकि चल रही है तो ट्रेन उसको किस अवस्था में दिखाई देगी? दूसरे को जो बाहर खड़ा है उसको वो गति की अवस्था में दिखाई देगी। लेकिन आप उसी ट्रेन के अंदर बैठे हुए हैं तो आपको ट्रेन कैसे दिखाई देगी मेरे भाई? विराम की अवस्था में, क्योंकि समय के साथ उस ट्रेन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। और आपका जो आपके बगल में साथी बैठा है, आपके साथी के सापेक्ष अगर देखा जाए तो आप भी किस अवस्था में है? विराम की अवस्था में है। क्लियर मेरे भाई? लेकिन जैसे ही आप ट्रेन के बाहर देखेंगे, खिड़की को खोलकर ट्रेन के बाहर देखेंगे, तब आपको महसूस होगा कि आप किस अवस्था में है? गति की अवस्था में, यानी ट्रेन चल रही है। क्लियर हो गया मेरे भाई? तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात करने वाले हैं गति के प्रकार की, यानी टाइप्स ऑफ मोशंस। तो हम लोग गति के प्रकार को पढ़ते हैं तो इसको 3 आधार पे हम लोग बांट सकते हैं। पहला है विमीय आधार पर, दूसरा है पथ के आधार पर, और तीसरा है दोहराव के आधार पर। तो अगर हम लोग विमीय आधार की बात करें तो विमीय आधार पर इसको 3 भागों में बांटा गया है। एक विमीय गति, द्विविमीय गति, त्रिविमीय गति, यानी 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल। अब हम लोग बात कर लेते हैं पथ के आधार पर। पथ के आधार पर देखें तो हम लोग इसको 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक है स्थानांतरीय गति, घूर्णन गति, प्रक्षेप्य गति, दोलन या कंपन गति। यदि हम लोग बात कर लें कि दोहराव के आधार पर गति को कितने भागों में बांटा गया है तो 2 भागों में, एक आवर्त गति और दूसरा है सरल आवर्त गति। लेकिन ये जो स्थानांतरीय गति है इसको भी हम लोग 4 भागों में देख सकते हैं कि इसको भी 4 पार्टों में हम लोग पढ़ सकते हैं। एक है सरल रेखीय गति, एक है वक्रीय गति, एक है वृत्तीय गति और एक है अनियमित गति। तो विमा के आधार पर गतियों का वर्गीकरण यदि हम लोग देखें तो वो एक विमीय गति सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे। एक विमीय गति को हम लोग क्या बोलते हैं? 1 डायमेंशनल मोशन। परिभाषा क्या है इसकी? जब कोई पिंड एक ही दिशा में, एक ही दिशा की बात कर रहा है, एक ही दिशा में एक सरल रेखा में गति करता है तो उसे एक विमीय गति कहते हैं। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक विमीय गति कहते हैं। अच्छा, इस चीज को जरा देख लीजिएगा। आप लोग कोऑर्डिनेट तो पढ़े होंगे। ये होता है एक्स अक्ष, ये होता है वाई अक्ष, और यहाँ पे ऐसे बना दिया जाए तो ये कौन सा होता है? जेड अक्ष होता है। अब यदि वो एक ही दिशा में गति करे, सपोज कर लो यक्ष अक्ष पे गति कर रहा है कोई पिंड, तो वो एक विमीय कहलाएगा। अगर वो यक्ष वाई पर गति कर रहा है, इन 2 लोगों पे गति कर रहा है, तो इसका मतलब वो द्विविमीय कहलाएगा। और यदि वो यक्ष वाई और जेड इन तीनों दिशाओं में गति कर रहा है तो वो त्रिविमीय गति कहलाएगा। तो इसी प्रकार से हम लोगों को समझना है। जैसे देखिए, सीधी सड़क पर गतिमान वाहन की गति। अब सीधी सड़क पर गतिमान वाहन की गति, तो सीधी सड़क पर एक ही विमा होगी तो वो भी क्या हो जाएगा? एक विमीय गति। पृथ्वी पर ऊर्ध्वाधर गिरती हुई कोई वस्तु, अब पृथ्वी से अगर किसी वस्तु को आप छोड़ोगे तो वो एक ही दिशा में सीधी रेखा में नीचे की तरफ आएगी, तो वो भी कौन सी गति कहलाएगी मेरे भाई? एक विमीय गति। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि नोट क्या कह रहा है कि इसे हम लोग सरल रेखीय गति भी कहते हैं। आप लोगों को स्थानांतरीय गति में मैं बता चुका हूं कि स्थानांतरीय गति में पहला ही हम लोगों को गति कौन सा देखने को मिला था? सरल रेखीय गति, जो कि किसके अंतर्गत हम लोग इसको रख सकते हैं? तो एक विमीय गति के अंतर्गत रख सकते हैं, क्योंकि इसमें भी एक ही रेखा में गति हो रही है और इसमें एक सीधी रेखा में गति हो रही है, तो दोनों एक समान ही हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं द्विविमीय गति, यानी 2 डायमेंशनल मोशन। 2 डायमेंशनल मोशन की, जब कोई पिंड ऐसे तल में गति करता है कि जिसमें उसकी स्थिति को दर्शाने के लिए
दो अक्षों के निर्देशांक XY, YZ या ZX की आवश्यकता हो उसे द्विविमीय गति कहते हैं। अभी हमने आप लोगों को बताया ना कि X और Y के साथ गति कर रहा हो या Y और Z के साथ गति कर रहा हो या Z और X, यानी जब दो विमाओं में गति कर रहा हो कोई भी या दो दिशाओं में गति कर रहा हो एक साथ, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? द्विविमीय गति बोलेंगे। अब चलिए इसका एग्जांपल देख लीजिएगा। तोप से दागे गए गोले की गति। देखिए जब तोप से दागते हो आप लोग गोला, तो पहले वो ऊपर की तरफ जाता है और फिर उसी से नीचे की तरफ आता है। पहले ऊपर की तरफ जाता है फिर नीचे की तरफ आता है। किक मारने के बाद हवा में फुटबॉल की गति। पहले फुटबॉल को मारते हो तो ऐसे सीधे जाता है, फिर वो ऐसे नीचे आ जाता है। तो किक मारने के बाद फुटबॉल की गति और तोप से दागे गए गोले की गति, ये सब क्या है मेरे भाई? और परवलया पथ की गति, ये सब क्या है मेरे भाई? तो ये सब द्विविमीय गति के उदाहरण है। अब हम लोग बात करते हैं त्रिविमीय गति यानी 3 डायमेंशनल मोशन की। तो 3 डायमेंशनल मोशन क्या कहता है? इसका मतलब यही होगा कि जो तीनों, जब कोई पिंड तीनों या कोई वस्तु तीनों दिशाओं में गति करे यानी तीनों विमाओं में गति करे, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? 3 डायमेंशनल मोशन। यानी कह रहा है जब कोई पिंड इस प्रकार गति कर रहा हो कि समय के साथ उसकी स्थिति तीनों विमाओं XYZ में परिवर्तित हो रही हो, तो वो क्या कहलाता है? त्रिविमीय गति कहलाता है। जैसे एग्जांपल में देखिए, आकाश में पतंग, आकाश में पतंग। अब आकाश में पतंग की गति कैसी है? तो ये भी क्या है मेरे भाई? तो ये त्रिविमीय गति है। वायुयान, अब वायुयान की गति आप लोग देखते हैं कि वायुयान जो है ऊपर भी जाता है, नीचे भी जाता है, दाएं बाएं सब जगह जाता है, तो इसलिए वायुयान की भी गति क्या हो जाएगी? त्रिविमीय गति हो जाएगी। और आकाश में पतंग की गति, ये भी तीनों दिशाओं में गति करती है, इसलिए इसकी भी गति को हम लोग क्या बोलेंगे? त्रिविमीय गति। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात करने वाले हैं स्थानांतरीय गति के अंतर्गत आने वाले कुछ गतियों के बारे में, आने वाले कुछ गतियों के बारे में, जिसमें हम लोग सरल रेखीय गति के बारे में तो अभी हाल ही में पढ़े कि वो सरल रेखीय गति जो एक विमीय गति के अंतर्गत आती है। तो दूसरे नंबर पे हम लोग बात कर लेते हैं वक्रीय गति की। वक्रीय गति को हम लोग क्या बोलते हैं मेरे भाई? कर्वीलीनियर मोशन, कर्वीलीनियर मोशन। आइए इसके बारे में देखते हैं। जब कोई पिंड किसी घुमावदार या वक्रीय पथ पर गति करता है, देखिए किसी घुमावदार या वक्रीय पथ पर गति करता है, तो उसकी गति को ही हम लोग कौन सी गति बोलते हैं मेरे भाई? वक्रीय गति कहते हैं, या उसे ही वक्रीय गति कहते हैं। ये चीज ध्यान रखना है आप लोगों को। किसी भी घुमावदार पथ पर अगर कोई गति करेगा कोई भी पिंड, तो वो वक्रीय गति कहलाएगा। जैसे देखिएगा, घुमावदार सड़क पर मुड़ती हुई कार, घुमावदार सड़क पर मुड़ती हुई कार। आप लोगों ने अगर कार बस ट्रेन कार बस में यदि सफर किया है तो आप लोगों को पता होगा कि जैसे ही मान लीजिए एक बस है जो सीधी रेखा में चल रही, लेकिन तुरंत ही अब क्या आने वाला है? मोड़ आने वाला है या घुमाव आने वाला है। और जैसे ही घुमाव आएगा आप लोग देखेंगे कि घुमाव जैसे ही दिशा में परिवर्तन होगा, यानी घुमाव होगा तो दिशा तो परिवर्तित हो जाएगा, और जैसे ही दिशा में परिवर्तन होगा उसकी गति में भी परिवर्तन हो जाएगा। जैसे घुमाएगा वैसे ही उसकी गति क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएगी। तो वही क्या है मेरे भाई? वक्रीय गति है। जैसे देखिएगा, डॉल्फिन द्वारा समुद्र में गोता लगाना। अब डॉल्फिन है, नदी में तैरते हुए आ रही है, और जैसे उसको ऊपर उठना होता है तो वो थोड़ा सा कुछ समय के लिए क्या करती है? जैसे ही गति उसका दिशा उसका बदलना होता है, वो कुछ समय के लिए अपनी गति को थोड़ा सा कम करती है और ऊपर की तरफ पानी के छलांग लगाती है। तो ये भी किसका उदाहरण हो जाएगा मेरे भाई? वक्रीय गति का। आप लोग देखेंगे, एक और एग्जांपल मैं आप लोगों को बता देता हूं। जैसे आप लोग देखेंगे बास्केटबॉल खेलता हुआ जो खिलाड़ी होता है, जब वो लेके खूब बॉल को भागता रहता है, जैसे ही बास्केटबॉल में उसको बॉल को डालना होता है, गोल करना होता है, वो हल्का सा स्लो होता है और फिर उछल करके उसमें बॉल को डालता है। तो वो भी किसका उदाहरण हो जाएगा? वक्रीय गति का। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं वृत्तीय गति की, यानी सर्कुलर मोशन की।
सर्कुलर मोशन देखिए क्या है, जब कोई पिंड किसी वृत्ताकार पथ पर गति करता है, वृत्ताकार पथ पर गति करता है यानी पूरा सर्कल होना चाहिए, वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो उसकी गति वृत्तीय गति कहलाती है। इसमें पिंड प्रत्येक समय अपने पथ के केंद्र से समान दूरी पर होता है, यानी प्रत्येक समय वो अपने जो पिंड होता है वो प्रत्येक समय अपने केंद्र से समान दूरी पर होता है तथा पिंड वृत्ताकार पथ की परिधि पर गति करता है। और इसमें जो पिंड है वो किस पर गति करता है, तो वृत्ताकार पथ के परिधि पर गति करता है। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, वृत्ताकार पथ पर धावक की गति। अच्छा, आप लोग देखते होंगे कि रेसिंग ट्रैक बना होता है जिसमें आप लोग अपना फिजिकल वगैरह के लिए दौड़ते हैं, तो रेसिंग ट्रैक बना होता है। अब रेसिंग ट्रैक में जब आप चक्कर लगाते हैं तो चक्कर लगाएंगे तो एक मतलब उसकी जो दूरी रहेगी वो केंद्र से बराबर रहेगी, केंद्र से उसकी दूरी क्या रहेगी मेरे भाई, पथ की दूरी क्या रहेगी, केंद्र से बराबर रहेगी। तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वृत्तीय गति बोलेंगे। फिर देखिए यहाँ पे पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए चंद्रमा की गति। अब पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए चंद्रमा की भी गति क्या है, किसका उदाहरण है, तो वृत्तीय गति का उदाहरण है, क्योंकि ये भी अपने केंद्र से पथ पर बराबर दूरी पर चक्कर लगाता है। समझ में आ रहा है ना, तो क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग बात करते हैं अनियमित गति की। अनियमित गति को हम लोग रैंडम मोशन बोलते हैं। चलिए, अनियमित गति का क्या मतलब है मेरे भाई, जब कोई पिंड किसी अनिर्धारित पथ पर, अनिर्धारित पथ यानी पथ जो है इसका निर्धारित नहीं रहेगा, है ना, निश्चित अनिश्चित दिशाओं में, और दिशा भी निश्चित नहीं रहेगा, पथ भी निश्चित नहीं रहेगा, अव्यवस्थित गति करती है और व्यवस्थित गति भी नहीं करेगी, यानी अनिश्चित पथ रहेगा, अनिश्चित गति रहेगी और अनिश्चित दिशा रहेगी। तो अगर ऐसी गति करे, ऐसा मार्ग पे कोई गति कर रहा है तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अनियमित गति। अच्छा, अनियमित गति को ही जिगजैग, अनियमित गति को ही जिगजैग गति या ब्राउनियन गति कहते हैं। ये चीज मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो जो अनियमित गति है उसी को हम लोग ब्राउनियन गति या जिगजैग गति भी कहते हैं। इसमें तीनों कंडीशन जो है वो फॉलो नहीं होता है, ना तो निश्चित गति होती है और ना ही निश्चित मार्ग होता है और ना ही निश्चित इसमें पथ होता है और ना ही निश्चित दिशा होती है। चलिए, जैसे देखिए गैसीय अणुओं की गति। अब गैसीय अणुओं की गति की अगर बात कर ली जाए तो इसमें ना ही तो कोई निश्चित दिशा होता है, ना ही निश्चित कोई पथ होता है और ना ही निश्चित इसमें गति होती है। तो ये किसका उदाहरण हो जाएगा, अनियमित गति का। धूल के कणों की गति, धूल के कणों की भी गति किसके अंतर्गत आ जाएंगी मेरे भाई, तो वो आ जाएगी अनियमित गति के अंतर्गत। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात कर लेते हैं दोलन अथवा कंपन गति की, यानी ऑस्किलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन की। तो क्या कह रहा है कि जब कोई पिंड अपनी माध्य स्थिति के आगे पीछे, या तो माध्य स्थिति के आगे पीछे या माध्य स्थिति के ऊपर नीचे गति करता है तो उसे ही उस पिंड की दोलन अथवा कंपन गति कहते हैं। यानी जब भी कोई पिंड अपनी माध्य स्थिति के आगे पीछे या ऊपर नीचे गति करेगा तो उसी को हम लोग दोलन अथवा कंपन गति कहते हैं। जैसे देखिए मेरे भाई, घड़ी के पेंडुलम की गति, आप लोगों ने पेंडुलम वाली घड़ी देखी होगी, जो कि इस प्रकार से पेंडुलम वहां पे लटका रहता है, जो कि इस प्रकार से गति करता है। तो ये माध्य स्थिति के आगे पीछे क्या करता है, गति करता है। और आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि सितार बजाते समय उसके तारों की गति, जब सितार को बजाते हैं तो वो सितार क्या है, एक बार ऊपर और एक बार नीचे, एक बार ऊपर और एक बार नीचे आता है। तो यानी पेंडुलम की गति और सितार बजाते समय सितार की गति जो है वो दोलन अथवा कंपन गति के ही उदाहरण है। अच्छा, दोलन गति के अंतर्गत ही हम लोग सरल आवर्त गति भी पढ़ने वाले हैं। चलिए मेरे भाई, यहाँ पे अब बात कर लेते हैं हम लोग घूर्णन गति की, यानी रोटेटरी मोशन की। रोटेटरी मोशन की क्या कह रहा है कि जब कोई पिंड अपने अक्ष के चारों ओर गति करता है, जब कोई पिंड अपने अक्ष के चारों ओर गति करता है तो यह उस पिंड की घूर्णन गति कहलाती है। अगर कोई भी पिंड अपने अक्ष के चारों ओर गति करेगा तो वही उसकी क्या कहलाएगी, घूर्णन गति कहलाएगी। जैसे देखिए लट्टू की गति,
लट्टू की गति भी क्या है, घूर्णन गति के अंतर्गत आती है। पृथ्वी का घूर्णन भी किसके अंतर्गत आता है, घूर्णन गति के अंतर्गत आती है। अच्छा, एक चीज आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं, नोट कर लीजिएगा कि जो वृत्तीय गति है, जो वृत्तीय गति है और घूर्णन गति, वृत्तीय गति और घूर्णन गति जो है, ये दोनों देखने में सेम लगते हैं। ये दोनों गति जो है वो देखने में सेम लगते हैं, यानी वृत्तीय और घूर्णन गति, लेकिन इनमें अंतर क्या है। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जो वृत्तीय गति है, उसका जो अक्ष है वो इस पिंड में, यानी वृत्तीय गति का जो अक्ष है वो पिंड के अंदर नहीं होता है, पिंड के बाहर होता है। लेकिन घूर्णन गति का जो अक्ष है, यानी घूर्णन गति करते हुए पिंड का जो अक्ष रहेगा वो उस पिंड के अंदर ही निहित रहेगा। यही छोटा सा इसमें अंतर है मेरे भाई। अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रक्षेप्य गति की, यानी प्रोजेक्टाइल मोशन की। अब हम लोग किसकी बात करते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन की। क्या कह रहा है कि जब किसी पिंड को आकाश में तिर्यक रूप से फेंका जाता है। तिर्यक रूप से फेंकने का क्या मतलब है कि मेरे भाई जैसे भाला वगैरह फेंका जाता है उस प्रकार से तिर्यक रूप से फेंका जाता है, या हम ये भी कह सकते हैं कि पृथ्वी की ओर फेंका जाता है। तो जब किसी पिंड को आकाश में तिर्यक रूप से फेंका जाता है तो यह पिंड पृथ्वी के गुरुत्व के प्रभाव में, किसके प्रभाव में मेरे भाई, जब किसी भी चीज को आप अगर तिर्यक फेंको या ऊर्ध्वाधर फेंको तो पृथ्वी अपना गुरुत्वीय त्वरण तो लगाई करेगी। तो यानी वो गुरुत्वीय त्वरण के प्रभाव में एक वक्रीय पथ में गति करता है। किस पथ में गति करता है मेरे भाई, वक्रीय पथ में गति करता है। तो उसकी इस गति को ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रक्षेप्य गति कहते हैं। तो उसकी इस गति को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रक्षेप्य गति कहते हैं। जैसे इस प्रकार से समझ लीजिएगा, यहां से कोई व्यक्ति है, अब यहां से उसने किसी भी पिंड को या बॉल या गेंद को फेंका। अब ये फेंका तो ये इस प्रकार से आ रहा है। अब इसी की गति को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रक्षेप्य गति बोलेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग तीन चीजों को पढ़ने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में पूछे जाते हैं या इससे क्वेश्चन भी बनते हैं। तो हम लोग पहले बात करेंगे उड्डयन काल की, दूसरे नंबर पे महत्तम ऊंचाई की, और तीसरा है इसका क्षैतिज परास निकालने के लिए। तो इन तीन चीजों को हम लोग इस प्रक्षेप्य गति में पढ़ने वाले हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं उड्डयन काल यानी टाइम ऑफ फ्लाइट की। उड्डयन काल किसे कहते हैं, तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि प्रक्षेप्य द्वारा प्रक्षेप्य बिंदु से महत्तम ऊंचाई कैपिटल H तक पहुंचने में तथा वहां से पुनः पृथ्वी तक पहुंचने में, यानी प्रक्षेप्य द्वारा, ये सपोज कर लीजिए ये प्रक्षेप्य का मैंने पथ बना दिया है। अब इस बिंदु से अधिकतम ऊंचाई यहां तक जाने में और यहां से फिर पुनः कहां तक आने में, पृथ्वी तक आने में लगा समय ही प्रक्षेप्य का क्या कहलाता है, उड्डयन काल कहलाता है। यानी यहां से यहां तक अधिकतम ऊंचाई तक जाने में और अधिकतम ऊंचाई से नीचे तक आने में, यानी पृथ्वी तक आने में जितना समय लगता है उसी को हम लोग प्रक्षेप्य क्या कहते हैं, उड्डयन काल कहते हैं, जिसको हम लोग स्मॉल टी से प्रदर्शित करते हैं। और स्मॉल टी बराबर होता है 2u sin थीटा बाई जी। इसी पर हम लोग इससे रिलेटेड प्रश्न करने वाले हैं। तो ये समझ में आ गया ना कि यानी प्रक्षेप्य पथ से प्रक्षेप्य द्वारा, है ना, अधिकतम ऊंचाई तक जाने में और अधिकतम ऊंचाई से पृथ्वी तक आने में जितना समय लगता है उसी को प्रक्षेप्य का उड्डयन काल कहते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं महत्तम ऊंचाई की यानी H मैक्सिमम की। तो कह रहा है प्रक्षेप्य गति के दौरान प्रक्षेप्य द्वारा अर्जित की गई अधिकतम ऊंचाई को ही हम लोग प्रक्षेप्य की महत्तम ऊंचाई कहते हैं। अब जैसे सपोज करिए यहां से मैंने किसी पिंड को फेंका और इसकी अधिकतम ऊंचाई यहीं पे जा करके ये पिंड क्या हो गया, रुक गया, और ये रुक गया यानी यहाँ पे 0 हो गया। अब ये यहां से धीरे से नीचे आएगा, तो इसका मतलब जहां तक ये जितना अधिक से अधिक ऊंचाई को तय कर सकता है उसी को हम लोग H मैक्सिमम बोलते हैं, यानी प्रक्षेप्य की महत्तम ऊंचाई बोलते हैं। और H मैक्सिमम बराबर फार्मूला क्या होता है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। इस पर भी हम लोग प्रश्न करने वाले हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्षैतिज परास की। क्या होती है क्षैतिज परास, यानी हॉरिजॉन्टल रेंज की बात कर लेते हैं। इसको हम लोग रेंज भी कहते हैं यानी परास भी कहते हैं। कह रहा है प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक तय की गई कुल क्षैतिज दूरी,
यानी प्रारंभिक बिंदु, सपोज कर लीजिए ये प्रारंभिक बिंदु है और प्रारंभिक बिंदु से ये क्या है मेरे भाई, अंतिम बिंदु है। ये u मान लेते हैं, इसको v मान लेते हैं। तो यानी प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु पर तय की गई कुल क्षैतिज दूरी को, अब यहां से ये यहां तक जितनी दूरी को तय कर रहा है, यहां से यहां तक जितनी दूरी को तय कर रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे मेरे भाई, उसकी क्षैतिज परास या परास, जिसको हम लोग कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। तो क्लियर हो गया ना। यानी प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक जाने में जितनी दूरी हमको लगती है, तो वही क्या कहलाता है, इसका परास कहलाता है। परास बराबर आर, कैपिटल आर बराबर फार्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, यानी कैपिटल आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अच्छा, एक चीज इसमें याद रखिएगा, आप लोगों को डायरेक्ट प्रश्न भी पूछ देता है कि यदि क्षैतिज परास में हम थीटा का मान क्या रखें कि उसमें जो अधिकतम जो दूरी है वो तय की जा सके, अधिकतम जो क्षैतिज दूरी है वो निकल सके, तो आप लोग थीटा बराबर क्या रखेंगे मेरे भाई, 45 डिग्री। अगर थीटा बराबर 45 डिग्री रखेंगे तो आप अधिक से अधिक दूरी तय कर सकते हैं, क्योंकि यहां पे मैंने लिखा है मेरे भाई r बराबर यू स्क्वायर साइन 2 और थीटा की जगह 45 डिग्री रख देंगे बाई जी। अब ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 90 डिग्री अब बाई जी। अब साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है मेरे भाई, तो साइन 90 डिग्री बराबर होता है 1, तो 1 का गुणा यू स्क्वायर में करेंगे तो यू स्क्वायर बाई जी, जो कि इसका क्या है, अधिकतम परास है मेरे भाई, अधिकतम क्षैतिज परास है, यही अधिकतम क्षैतिज परास है मेरे भाई, क्षैतिज परास है। ये भी चीज आप लोगों को याद रखनी है।